वेलकम बैक। ये है सुबह पाकिस्तान और यहाँ लाहौर में हमने ये स्पेशल सेशन सजा रखा है डॉक्टर इमरान जावेद गौरी के साथ, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। यूएसए से पीएचडी इन्होंने कर रखा है। साइकियाट्रिस्ट, नॉट साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं। आज तक मुझे साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट का फर्क पता चल सका। डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट में पहले ये तो फर्क पता है। साइकाट्रिस्ट जो होते हैं ये विद मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स करते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो आपने पहले लफ्ज़ बोला था, और जो ये आफ्टर एमबीबीएस उसके बाद फिर ये इस साइड पे निकलते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर अप्लाइड साइकोलॉजी, दे आर डूइंग अप्लाइड साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी क्या होती है? काउंसलिंग के जरिए से, डिस्कशन जी मैं। अच्छा, और माहिर नफ्सियात, बहुत माहिर नफ्सियात ही दोनों। अच्छा, असल में कंफ्यूजन यहीं से आता है कि उर्दू में क्योंकि वो माहिर नफ्सियात के ही उसमें कैटेगरी में आते हैं। अच्छा जी, ये जो भी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब बात हो रही थी कि अगर ये बात इनसाइट की है और फितरत की है कि फितरतन बंदा पैड़ा होता है या चंगा होता है टाइप चीज, तो फिर उसका कसूर क्या है? अगर मेरी फितरत में और मेरी जीन्स में है कि मैं क्या मतलब चोर होना भी क्या जीन्स में हो सकता है? एक सवाल है कि मतलब चोरी जो है, या जनरली एक नेगेटिव और बुरा और कमीना शख्स जो है, फिर उसकी कमीनगी का उसका कसूर क्या? उसकी नेगेटिविटी का, उसके मनफी सोच का उसका कसूर क्या? उसका तो बाप दादा ऐसे थे और उसने तो वो इनहेरिट की है। ये कंफ्यूजन जरा जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट इसमें अगर थोड़ा सा आप इसको कुरानिक रेफरेंसेस में देखें और उसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीमिया सादत के अंदर इसी आपके इस सवाल का बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अगर किसी भी शख्स के अंदर ये ऐसी फितरत पाई ना जाती हो तो फिर उसके लिए तज़किया की ज़रूरत है। उसको बुराई से रुकने के लिए क्यों कहा जाता? जब उसकी बुराई उसके अंदर है ही नहीं तो फिर उसको रुकने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ठीक, इसका मतलब तो ये एलिमेंट जो है दोनों मौजूद है और नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। और उसमें क्या है कि फिर जो शख्स रुकता है उसके लिए बेनिफिट्स, उसके लिए इनामात यहां भी और आने वाली जिंदगी में भी। ये कुरानिक रेफरेंसेस से भी मिलते हैं। जिसने गुस्से पे काबू किया, अब देखिए गुस्सा, तो अब इस हवाले से देखें तो हज़रत अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गुस्से में कभी फैसला मत करो और खुशी में कभी वादा मत करो। अच्छा, दोनों जगह पे आप देखिए तो वो ब्रेन उस सिचुएशन में ही नहीं होता कि वो डिसीजन कर सके। सेकंड, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस वक्त आप पे गुस्सा हावी हो जाता है ना, तो इंसान की तबीयत कुत्ते जैसी हो जाती है। वो अपनों पे भौंकना शुरू कर देता है, अपनों को काटना शुरू कर देता है। और अगर उस पर ख्वाहिश हावी हो जाती तो वो सुअर जैसा हो जाता है, गंदगी पे गिरता है, तमीज नहीं कर पाता कि मैं अच्छा खा रहा हूं या बुरा। अच्छा, देखिए कि ये मिसाल कितनी आम जिंदगी से रिलेट करके समझने के लिए, इनको समझना कितना आसान है। बहुत आसान, अगर हम उसको इस पैराए पे, बल्कि वो यहां तक कहते हैं कि गुस्सा जो होता है ये कोतवाली है, और ख्वाहिश जो है ये अमल है, और अक्ल जो है ये वजीर है, और हाथ पांव अरबाब पेशा है, दिल हुक्मरान है। अब अगर बैरूनी लश्कर जो है ये बगावत कर दे तो गुस्सा जो कोतवाली और अमल ख्वाहिश इसके जरिए से काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर वो अंदर बगावत हो जाए और वो ख्वाहिश और वो जो गुस्सा है वो बगावत कर दे तो बैरूनी लश्कर कुछ नहीं कर सकता। दिल मर जाएगा, हाकिम मर गया। अब अकल जो है वो वजीर है, अगर गलत मशवरा देगी तब भी बादशाह गया। तो देखिए इस शहर बदन को किस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कितना अरसा कबल इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया। और अब कितनी रिसर्चेस हो रही हैं, और अब अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, कीमिया सादत ही को पढ़ें तो उसके अंदर आपको वो बताते हैं कि आपके पित्ते का क्या फंक्शन है, आपके किडनी का क्या फंक्शन है, आपके गुर्दों का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आपका रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है। सूरह बकरा के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट मौजूद है। और देखिए कि ये नोइंग मैन की जो डेफिनेशन है, जानने वाला बंदा, तो ये तो कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर 4 दफा पे अनाउंस है। और तुम जानते तो हो और तुमको मालूम तो है। ये बड़ी सादा सी गुफ्तगू हो रही है। फिर कहते भी और इसको सिखा दिए तमाम इसम को जाके अगर डेफिनेशन में देखे वो तो 29 किस्म के बनते हैं। तो फितरत में कुछ चीजें इनहेरिटेंस में आती, लेकिन उसके काबू करने की ताकत भी उस इंसान को दी गई, और अगर वो उस पर काबू पा लेता है तो उसके लिए इनाम इकराम भी है। यानी कि ये एक चैलेंज है। अबुल हकीम अबू जहल बन सकता है,
तो देखिए जब वो अबुल हकीम था तब तो वो फितरत में लेके आ रहा है। उसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ के देख लीजिए कि वो हाशिम को ले, मुनाफ को ले, कसा को ले, इन केदार को ले, फिर अदनान को ले, हजरत इस्माइल तक 68 नस्लें बनती हैं। इन 68 नस्लों को स्टडी करके देखें तो उसमें तो सबके सब हकीम लोग थे, हिकमत वाले लोग थे। और लुकमान हकीम था। हकीम से मुराद ये नहीं था दवाइयों वाला। बदकिस्मती हमारे मुआशरे में ये भी है कि हम उसे ये समझते हिकमत से बात करने वाला। तो ये से और हिकमत की बात है। तो आप देखें कि वो चीज अबुल हकीम अबू जहल बनता है तो इस वजह से बनता है कि वो अपनी फितरत पे काबू नहीं पा सका। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले जब पिछले सेशन में आप हमें कुछ मिसालें, एक बच्ची की आपने मिसाल दी जो कि एक तरह से थोड़ी स्लो ऑटिस्टिक। स्कूल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तुम तो कम जहन हो, तुम्हें तो कोई बात समझ नहीं आती, क्या बनेगा तुम्हारा, बड़े होके क्या करोगे, झक मारोगे, ये देखो इसको देखो। कंपैरिजन बहुत किया जाता है। एक तो मैं जाती तौर पे फर्स्ट आने पे भी बहुत ज्यादा, मतलब फर्स्ट आया जी, हमारा बेटा फर्स्ट आता है जी हमेशा। वाह वाह। आई डोंट, मैं बड़ा इसके अगेंस्ट हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल सही कि जी 36 बच्चों की क्लास है तो कौन सी पोजीशन आई बेटा तुम्हारी। बहुत से स्कूल्स में अब वो ग्रेडिंग शुरू होगी, ए ग्रेड, बी ग्रेड। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तो इस हद तक हूं कि मैं वो ग्रेडिंग के भी कुछ इतना ज्यादा हक में नहीं हूं कि आप एक बच्चे को क्यों कह रहे हैं कि बस तुम सी लेवल पे हो और कोई और 10 है जो ए लेवल पे है। इससे बच्चों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा होता है और क्या कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि बस बच्चों को बता दिया जाए हाँ जी आप सब पास हो गए, आप अगली क्लास में चले गए। हाँ, बैक एंड पे उनकी इवैल्यूएशन जरूर हो,